नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे राफेल डील के बारे में। ये पिछले दिनों में चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2020 में जुलाई के मंथ में लगभग 36 जेट्स डिलीवर किए गए इंडिया को। तो इन 36 जेट्स जो कि डिलीवर किए जाने हैं 2021 तक, उसमें से 5 जेट्स आए थे अभी। और इसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, राफेल डील। और अगर हम बात करें इंडिया के फाइटर प्लेन्स एक्विजिशन की, तो राफेल डील एक बहुत ही बड़ा मेजर एक्विजिशन था। और ये पिछले 23 वर्षों में सुखोई जेट्स के बाद सबसे बड़ा एक्विजिशन था किया गया इंडिया के द्वारा। तो राफेल एक फ्रेंच की कंपनी डैसल्ट राफेल के द्वारा निर्मित फाइटर जेट है। जानते क्या है इनके फीचर्स? तो ये 3 सिंगल सीट जेट है और साथ ही साथ इसमें 2 ट्वाइन सीट। फिर जो अपना फर्स्ट 5 बैच आया था वो कहाँ पर रहेगा? अंबाला में। तो हमने देखा कि ये क्या है, ट्वाइन इंजन, 2 इंजन होंगे इसमें। और इसके फिर मल्टीपल रोल्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस लाइक फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल्स, ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल्स, फॉर लॉजिस्टिक पर्पस, फॉर रिकॉनिसेंस, सर्विलियंस, एक्सेट्रा। फिर इसे डेवलप किया गया था फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर डैसॉल्ट के द्वारा। डैसॉल्ट एक प्राइवेट कंपनी है फ्रांस की। तो अगर इसकी स्पीड देखें तो क्या है इसकी स्पीड? 2223 किलोमीटर पर आवर। और ये 24,000 के हजार के जो वेट बियर कर सकता है। इसका रेंज अगर एक बार में ये 3700 ट्रैवल कर सकता है अगर हम इसमें इसका रिफ्यूल कर सके। फिर इसकी कैपेबिलिटी देखते हैं अपन। तो क्या ये ग्राउंड सपोर्ट करने में कामयाब हो सकता है। फिर एरियल रिकॉनिसेंस, मतलब कि एनिमीज के, अगर एनिमीज कोई के द्वारा कोई थ्रेट होता है तो उस पे ये कड़ी नज़र रख सकता है तथा इस तरीके से सर्विलियंस कर सकता है अपर एटमॉस्फेयर की। फिर ये कर सकता है इन डेप्थ स्ट्राइक्स, क्योंकि इसका डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में अगर इसकी स्पीड देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर इसके और भी अन्य फीचर्स हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे, जिस वजह से ये इसकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है तथा ये इन डेप्थ स्ट्राइक्स कर सकते हैं। फिर राफेल जेट में हम न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा हमने देखा कि ये ट्वाइन इंजन, 2 इंजन वाला है। फिर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। डैसल्ट एविएशन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। फिर जब इसे फ्रेंच में जब बनाया गया था तो इसे फ्रेंच एयरफोर्स और जो फ्रेंच की नेवी है उनके कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस में भी इसका यूज़ किया गया था। 2016 में इंडिया ने 59,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत 36 राफेल जेट्स आने थे। तो ये कैसा है? मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब जो एयरक्राफ्ट रहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लाइट वेट, फिर मीडियम और तीसरा रहता है हैवी। तो ये किस रेंज में आ रहा है? मीडियम में।
तो जब 2016 में ये डील की गई थी, उसके उस वक्त इसमें कुछ स्टॉल लग गया था, क्योंकि इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का एजेंडा था कि भारत में इसे मैन्युफैक्चर किया जाए, लेकिन इसे लेके कुछ डिस्प्यूट हुए उनमें और फिर ये कुछ सालों के लिए स्टॉल्ड रहा। तो जो पुराना जो ये डील था, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके कंपैरिजन में राफेल क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांस्ड है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है। और फिर इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से इंडिया की जो वॉरफेयर की नीड्स है उसे फुलफिल कर सके। अब हम देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में एयर सुप्रीमेसी, फिर वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, एयर टू एयर ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट आवर्स। अगर हम देखें इसकी एयर सुप्रीमेसी को, तो इसमें हम बहुत से वाइड रेंजेस ऑफ वेपन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जो मेनली राइफल डिज़ाइन किया गया है वो एयर कॉम्बैट के लिए किया गया है, मतलब एयर टू एयर टारगेट, एयर टू एयर वॉरफेयर के लिए। फिर इसके द्वारा हम इंटरडिक्शन कर सकते हैं, मतलब कि डिसरप्ट करना। जैसे कोई एनिमीज के प्लेन या फिर एनिमीज के एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ रहे हैं और उनके टारगेट में कोई इंडिया का कोई कोई बेस है या फिर ऐसा कुछ है, तो राफेल क्या कर सकते हैं, इस एनिमी के एयरक्राफ्ट को ये क्या कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये रिकॉनिसेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। एरिया रिकॉनिसेंस मतलब कि जितने भी एनिमीज के लोकेशंस है या फिर एनिमी कहाँ पर सिचुएटेड है उसे ऑब्जर्व कर सके। फिर ये देता है ग्राउंड सपोर्ट। ग्राउंड से हम ग्राउंड में जो हमारे ट्रूप्स जा रहे हैं, आर्मी जा रही है, उनके आर्मी के बैटल गियर्स अगर मूव हो रहे हैं तो इसे ये क्या करेगा, ऊपर से सपोर्ट देगा, या तो ट्रूप्स को लिफ्ट अपलिफ्ट करना हो। फिर ये देता है इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डेटरेंस मिशंस में इसका उपयोग होता है। हमने देखा था वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, उसमें क्या क्या यूज हो सकता है, मीटियोर मिसाइल्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, फिर क्या है मिका वेपन सिस्टम, जो कि एक तरीके का मेन स्टे होगा वेपन पैकेजेस ऑफ राफेल जेट्स में। फिर देखते हैं क्या है मीटियोर बेस्ड एस्पेक्ट। तो ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, 150 किलोमीटर दूर तक में अगर कोई हमारा टारगेट है तो इससे इसके थ्रू हम उसे टारगेट कर सकते हैं। तो इस तो हमें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जब हमारा एनिमी हमें डिटेक्ट करे उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा राफेल के द्वारा। मान लीजिए अगर उसकी इतनी रेंज नहीं हो कि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर तक अगर उसकी ना हो, तो वो हमें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व करके पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर ये देखा हमने मीटियोर मिसाइल। अब इसके 2 टाइम्स क्षमता किसकी है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल की, जो कि 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर सकता है। फिर हम देखेंगे मीका मिसाइल सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है एयर टू एयर मिसाइल। फिर इसमें होता है एक रडार सीकर, जो ही फायर कर सकता है शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज 100 किलोमीटर तक के एरिया में। तो जैसा कि हमने देखा ये मीका मिसाइल सिस्टम ये पहले ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि मिराज में यूज़ किया जा रहा है।
और राफेल का एक प्राइमरी वेपन सिस्टम होगा। अब हम बात करेंगे एयर टू एयर टारगेट की। तो जैसा हमने देखा है 150 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकता है। और साथ ही साथ जो लैंड के टारगेट है, 300 किलोमीटर दूर कोई जमीन में कोई टारगेट मौजूद है तो इसे भी ये उड़ा सकता है, जो इसे एक बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट फाइटर जेट जेट बनाता है दुनिया में। फिर देखते हैं भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो हम देखेंगे जॉइंट स्ट्रेटेजिक वेब विजन, फिर अपग्रेडेशन ऑफ एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी, और फिर इसकी अनमैच्ड कैपेबिलिटीज़ को भी हम देखेंगे। तो जानते हैं क्या है बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक वेपन विजन। तो इंडिया और फ्रांस की अगर हम मिलिट्री रिलेशंस को देखें तो हमारा एक एम है कि इंडियन ओशन रीजन्स को हम प्रोटेक्ट करें, और साथ ही साथ अ, अ, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है और डेवलप्ड मिलिट्रीज है, वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड नेशंस की मिलिट्री, उनका एक मोटो होता है कि वो जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड समस्याएं है, उसे वो वॉलेंटरी टैकल कर सके। तो जैसा कि खतरा होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, जो किसी अ, गलत इंटेंशन से यूज़ किया जा रहा है किसी एनिमी नेशंस के द्वारा, तो उन्हें काउंटर करने में ये हमारी मदद करेंगे राइफल जेट। फिर ये हमारे एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को क्या कर देगा, अपग्रेड करेगा, ताकि हम हमारे पड़ोसी में जितने भी हॉस्टाइल नेबर्स है जैसे चाकि पाकिस्तान और चाइना, उन्हें काउंटर कर सके। फिर हम देखेंगे इसकी क्या अनमेच्ड कैपेबिलिटी है। तो राफेल जेट का यूज़ पहले भी जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल ऑपरेशंस हुए, मिलिट्री के ऑपरेशंस जो जो एकदम वॉर स्ट्राइकन जोन्स है, जैसे कि अफ़गान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया, या फिर राफेल जेट्स ने अपने अपने आप को साबित किया है कि वे एक बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो भारत चौथा देश होगा जिसके पास राफेल होगा। इसके पहले फ्रांस ने इसका यूज़ किया है, इजिप्ट ने और कतार ने। तो इंडियन एयरफोर्स राफेल के साथ ही साथ एक प्रोसेस में है कि वे न्यू जनरेशन मीडियम रेंज मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सके राफेल जेट के साथ। तो ये है हैमर, मतलब हैमर एक टेक्निक है, इसे हम राफेल जेट के साथ इंडक्ट कर सके। तो क्या है हैमर? हैमर स्टैंड्स फॉर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो ये एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है जिसे डेवलप किया गया है फ्रेंच डिफेंस सेफ्रॉन के द्वारा। ये किस तरीके से हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा, और ये किस तरीके से बॉर्डर क्लैश जो हमारी चाइना के साथ चल रहा है उसे कैपेबल टैकल करने में शामिल होगा, ये देखते हैं। तो हमारे पास अगर राफेल के पूरे 36 जेट्स आ जाते हैं तो हमारे पास एक एडवांस्ड वॉर मशीन होगी, जो कि हमारे जो नेबर है चाइना और पाकिस्तान, उनके पास जितने एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट्स उनके पास है फाइटर वेपन्स, उनसे उ- उ- उनके लेवल से अबोव हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होगी।
फिर जो राफेल जेट है उसका कंपेयर किया जाता है यूएस के F-35 एयरक्राफ्ट और F-22 एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के साथ। अब अगर हम चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश देखें तो जो राफेल है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और ये बहुत ज़्यादा लीथल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है चाइना के J-20 जेट के कंपेयर में। फिर क्या रिलेटेड कंसर्न्स हैं हमारे, हमारे क्या चिंतनीय मुद्दे भी कुछ है। देखिए, हालांकि राफेल एयरक्राफ्ट तो हमारे जो स्क्वाड्रंस होते हैं उनमें शामिल होने वाला है, लेकिन उसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खामियां हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है कि हमारे जो स्ट्रेंथ है फाइटर जेट्स की वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है धीरे धीरे। फिर जो हमारे नेबर्स है उनके द्वारा जो थ्रेट्स है, उनके द्वारा जो माइनर वॉरफेयर हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। फिर देखेंगे हम टू फ्रंट चैलेंजेस को, फिर देखेंगे डिले ऑफ सप्लाईज को, और रशिया के साथ क्या इशू है ये भी देखेंगे। तो हमारे जो जेट की स्ट्रेंथ है ये क्या हो रही है, फाइटर जेट की स्ट्रेंथ से डिप्लीट होते जा रही है। आज हमारे पास जो फाइटर स्क्वाड्रन है इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 31, और आने वाले समय में और भी कम होने वाली है, क्योंकि जितने भी जो पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट थे ये क्या हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। बहुत से जो, जैसे हम देख सकते हैं ये MiG-21 और मिराज हेली एयरक्राफ्ट, ये सब क्या होने वाले, रिटायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके, एजड हो चुके हैं, और अब इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अ, इस वक्त प्रेजेंट के वॉर सिनेरियोस को हैंडल कर सके। और हमारा, अगर हमें अपने भारत की इंडियन एयरक्राफ्ट को एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और वॉर रेडी बनाना है, तो हमारे पास कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रंस होने चाहिए, जो कि क्या हो, बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकली फिट हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको मेंटेन्ड हो कि उसे एनी टाइम जब ज़रूरत पड़े उसका यूज़ किया जा सके। तो हमारा एक मेन फोकस होना चाहिए कि हमारे जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ उसमें क्वालिटी भी लाई जाए। तो हमारा जो पुराने कितने स्क्वाड्रन थे पता है आपको, 35 थे। तो वो अब कम हो गए, और 35 के पहले अराउंड 38 to 37 स्क्वाड्रन थे इंडियन एयर फोर्स में, लेकिन ये समय के साथ सब हो रहे रिटायर्ड होते जा रहे हैं। अब देखेंगे हमारे जो हॉस्टाइल नेबर्स है उनके साथ बहुत ज़्यादा खतरे हैं। तो 2023 तक अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कितने होंगे, 27 फाइटर स्क्वाड्रन होंगे, जबकि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास कितने होंगे, 42 स्क्वाड्रन। सोच सकते हैं आप, एक तरफ चाइना के पास 27 है और भारत के पास उसके नज़दीक 30 है, और उसके दूसरे तरफ जो चाइना है उसके पास कितना है, 42। हमारे से कितने, 30% ज़्यादा है लगभग उनकी कैपेबिलिटी। तो चाइना के साथ हमारे बहुत बड़ी बॉर्डर है, और जैसा कि अभी हमने देखा गलवान वैली में क्लैश हुआ था। फिर जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका जो अपर नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये पूरा चाइना के साथ इसकी लैंड बाउंड्रीज है।
और अरुणाचल प्रदेश में भी ये अपना क्लेम करता है। फिर पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत से स्टेट्स लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, श्रीनगर, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर। तो इतने सारे स्टेट्स हैं। और फिर तो हमारे दोनों तरफ दो मेजर एनिमीज है, और अब हमारी इतनी बड़ी टेरिटोरियल बाउंड्रीज भी इनके साथ है। तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अगर हमें इन्हें काउंटर करना है तो हमें अपनी इन्वेंटरीज को अपग्रेड करना होगा। अब देखते हैं क्या टू फ्रंट चैलेंज। तो इंडियन एयरफोर्स का टारगेट है कि ये कम से कम 40 फाइटर स्क्वाड्रंस को ला सके, ताकि सॉरी 2002 में हमारे पास कितने थे? 42 स्क्वाड्रंस हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले। जब पार्लियामेंट में टेरर अटैक हुआ उसके बाद क्या हुए, बहुत से स्क्वाड्रंस की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन फिर क्या हुआ, ये समय के साथ बहुत ही जल्दी इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो जो रशिया का जो पुराना मिग एयरक्राफ्ट है, वो भी अभी बहुत जल्दी क्या होने वाला है, डीकमीशन्ड होने वाला है। उसे अगले 2 या 3 साल में 2024 या 23 तक इन्हें डीकमीशन किया जाना है। तो रशिया की मिग 29 एयरक्राफ्ट के हमारे पास 5 स्क्वाड्रन है इस वक्त। अब जानते क्या है अगला समस्या? तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो राफेल के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने का प्लान बनाया था, जिसमें था LCA MK1 MK2, जिन्हें हम भारत की ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक्वायर करने वाले थे। लेकिन ये क्या हो रहा है, अपना जो शेड्यूल्ड प्लान है उससे ये बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो 2018 में जून में क्या किया था इंडियन एयरफोर्स ने, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है उनसे जो फाइटर जेट्स है और जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स, उनसे रिलेटेड 114 एयरक्राफ्ट्स की इंफॉर्मेशन मांगी थी, फॉर जिनमें शामिल थे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस डिफेंस इस एंड स्पेस, फिर रशियन एयरक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन, सुखोई। जिसके तहत यह प्लान किया गया था कि 12 साल के अंदर इन एयरक्राफ्ट्स को कमीशन किया जाए। तो इसका जो रिक्वेस्ट है वो भी अभी पेंडिंग है, मतलब हमारे इंडिया के द्वारा ही ये रिक्वेस्ट अभी भेजा ही नहीं गया है। तो सोचिए आप, पहले भारत रिक्वेस्ट भेजेगा उन्हें, फिर वो सामने वाली कंपनीज उसे क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। फिर उसके बाद ये डील साइन होगी दोनों के बीच। फिर डील्स को लेके जो एयरक्राफ्ट है उनमें क्या मॉडिफिकेशन करने, या हमें क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या इनकी नीड है, हमारी नीड, उन सब को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। तब कहीं जाके एक पूरी डील बनेगी। फिर डील जब हो जाएगी उसके बाद कुछ साल तो उन्हें जो फॉरेन कंपनी से उन्हें इनको मैन्युफैक्चर करने में लगेंगे। फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके आगे बहुत सारी टेस्टिंग होगी। फिर टेस्टिंग होने के बाद इन्हें एक शेड्यूल होता है कि उस हिसाब से उस फिक्स शेड्यूल में फिर उसे मतलब डेट फिक्स की जाएगी, तब उसे इंडक्ट करना है। फिर उसके बाद इंडिया में फिर उसके ऊपर
ट्रायल एंड टेस्ट चलेंगे और उसके बाद वो जाके इंडिया के स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है। फिर जानते हैं क्या इशू है रशिया के साथ। तो जो सुखोई है, सुखोई 30 MKI, तो ऐसे 12 सुखोई है, वो क्या हो गए एक्सीडेंट में ही वे डैमेज्ड हो गए। हालांकि ये जो सुखोई थे ये रशिया और इंडिया की HAL के द्वारा पार्टनरशिप में बनाए गए थे। तो इसमें भारत के HAL की भी गलतियां है। और साथ ही साथ इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं। जैसे ये रशिया के साथ ये जो IAF की डील हुई थी, उससे इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, पुल्ड आउट कर लिया था। ताकि इंडियन एयरफोर्स का ये प्लान था कि ये सुखोई के साथ मिलके एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को जॉइंट वेंचर या फिर एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में डिज़ाइन कर पाए। हालांकि कॉस्ट शेयरिंग प्लान्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेके हमारे बीच फिर कुछ डिस्प्यूट हुए और फिर यह डील आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरीके से बहुत से हर्डल्स होते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड से आगे क्या किया जाना चाहिए। तो राफेल हमारे कैपेबिलिटी को एक बूस्ट कर सकता है, हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर को। इसलिए हमें ज़रूरत है कांस्टेंट डायलॉग और मैकेनिज्म की इंडिया और फ्रांस के बीच, ताकि हम हमारे स्ट्रेटजीज और मिलिट्री ट्राइज को क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। फिर भारत को ज़रूरत है कि जो रशिया से मिग 29 MiG 21 MiG 29 एयरक्राफ्ट की जो डील हुई थी उसे भी प्रोक्योर करके हमारे स्क्वाड्रन में इंडक्ट कर सके। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत है कि अपने पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके। और हमें ये भी ज़रूरत है कि हमें एक तरीके से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ज़रूरत करनी होगी। इसके लिए हमें चाहिए कि जॉइंट जॉइंट वेंचर के थ्रू डिज़ाइन किया जाए, या फिर भारत में ही फॉरेन कंपनीज के द्वारा जेट्स को का प्रोडक्शन हो पाए। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की भी ज़रूरत है, ताकि इंडिया की नीड के हिसाब से फॉरेन कंपनीज हमारे फाइटर जेट्स को डिज़ाइन कर पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।